प्रिय छात्रों, आज हम लोग ज्योग्राफी में एक बड़ा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कुछ समय ज़्यादा लगेंगे। वो टॉपिक हम लोगों का है समुद्री धारा, ओशियन करंट। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए कि हर महासागर में उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में 5 से 7 तक धाराएं आपको जाननी है। और इस धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था ये कि कौन ठंडी है कौन गर्म, और दूसरा कि ये धारा किस किनारे पर बहती है, और तीसरा कि इसके प्रभाव स्वरूप कौन से महासागर में किसी देश पर प्रभाव पड़ते हैं। ये 3 प्रश्न हैं जो समुद्री धाराओं या ओशियन करंट से आमतौर पर पूछे जाते हैं, और इसमें अधिकांश लोगों की गलती होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस टॉपिक को बहुत समझ करके पढ़िए और सारे चीज़ों को शिक्षिता से क्लास में देखते चलिए। सबसे पहली बात ये हम लोग देखेंगे कि ओशियन करंट्स होता क्या है, समुद्री धारा होता क्या है। तो इसका सीधा सा इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आमतौर पे ये विचारधारा है, या जो बहुत बड़े अध्येता नहीं है या भूगोल के जानकार नहीं हैं, वो ये मानते होंगे कि समुद्री धारा स्थिर रहती है, समुद्री जल स्थिर रहता है। क्योंकि साहब उसका कहीं गमन नहीं होता है और किसी दूसरे सोर्स में वो नहीं जाए। जैसे नदी जो है वो एक सोर्स से निकलती है, दूसरे सोर्स में जाके सागर में मिल जाती है। तो ऐसी बात नहीं है। मूवमेंट सागरों में भी, और ये भी एक छोर से दूसरी छोर चलती है। और सागरों में जो मूवमेंट है उसके लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी। तो जब तक उन कारकों का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे तब तक सागरों में जल का जो गमन है, मूवमेंट है, वो हमको समझ में नहीं आएगा। अब उस पर आने से पहले ये जरूरी है कि ओशियन करंट कहते किसको है। तो महासागर में एक ओर से जब उसका जल दूसरी ओर चलता है तो जल के इस गमन को ही ओशियन करंट बोलते हैं, सागरीय धाराएं बोलते हैं। मान लिया जाए यहां से कोई जल है वो इस ओर बह रहा है, उसकी दिशा, तो ये करंट के रूप में हम जानेंगे, सागरीय धाराएं के रूप में जानेंगे। इसमें 2 बातें काफी महत्वपूर्ण है कि कोई भी सागरीय धारा, ओशियन करंट, जहां से उत्पन्न होगा और जहां वो समाप्त होगा, इन दोनों बिंदुओं के आगे या पहले जल में गमन नहीं होगा। ठीक है। मान लिया जाए कि आप ये इंडिया का नक्शा है, नीचे हिंद महासागर आप, तो यहाँ इस पॉइंट से जो है वो धारा बह रही है, इस पॉइंट पर, एक तर्क के खातिर में। तो इसके पहले जल में गति नहीं होगी, इसके आगे जल में गति नहीं होगी। ठीक है। इससे क्या निकला कि धारा का एक क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में वो बहता है, उसके पहले और उसके आगे में। उसके आगे या उसके पहले कोई दूसरी धारा बहे, उसकी दिशा कुछ अलग हो सकती है। तो एक तो ये बात हुई जो हमने यहां पर लिखा है, और दूसरा कि उसके जो यहां पर धारा बह रहा है समुद्र में, तो उसके नीचे जल स्थिर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर 7000 मीटर गहराई है कहीं पर सागर का और ऊपर में जल में तरंग चल रहा है, धारा चल रही है, तो ये धारा नीचे भी चल रही है। समुद्र में सिर्फ ऊपरी भाग में जो है, सरफेस पर जो है, ये पानी का गमन होता है, नीचे वाला जल है वो स्थिर रहता है। क्लियर। ज्वार भाटे में ऐसा नहीं होता है, ज्वार भाटे में और गहराई तक जाता है, वो मार्ग दूसरा। हम ये शांत जल की बात बोल रहे हैं जिसमें धाराएं बहती हैं। तो ये बात समझ में आई। अब तीसरा बात यह है कि धाराएं होती हैं कितने प्रकार की। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, गर्म धारा और ठंडी धारा। गर्म धारा और ठंडी धाराएं क्यों होती हैं? क्योंकि सूर्य प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर एक समान नहीं पड़ता। जहां पर अधिक पड़ता है वहां पर का जल जो है वो गर्म हो जाता है, और जहां पर कम पड़ता है वहां पर उसकी तुलना में वो जल जो है ठंडा रहता है। तो इस हिसाब से जो भूमध्य रेखा पर जल होगा वो क्या होगा? गर्म होगा, और जो ध्रुव पर जो जल होगा वो क्या होगा? ठंडा होगा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कोई भी धारा बहेगी, समुद्री की धारा, ओशियन करंट, वो हॉट करंट होगी, यानी गर्म जल धारा होगी। और जो ध्रुव से भूमध्य रेखा के तरफ जो
धारा आएगी वो ठंडी जल धारा होगी। तो ये तो सामान्य नियम है, ऐसा नहीं कि ग्लोब पर या पृथ्वी पर एकदम भूमध्य रेखा से डायरेक्ट ऊपर की ओर गर्म जल धारा जा रही है और ऊपर से नीचे की ओर ठंडी जल धारा आ रही है, ऐसे नहीं। उसमें परिवर्तन है जगह जगह और उसके लिए बहुत सारे कारक उत्तर हैं। हमें उन कारकों को पढ़ना है। तो ये कारक क्या है? कुल 6। यानी समुद्र में समुद्री धारा क्या है ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब समुद्री धारा को उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं वो आपको समझना होगा। कोई अगर एक कटोरे में आप जल ले लीजिए और जल को रख करके छोड़ दीजिए, तो क्या उस जल में मूवमेंट होगा? नहीं होगा। लेकिन उस जल में मूवमेंट आप कब देखेंगे? कि किसी ओर से हवा बह रही है, उस जल पर पड़ा, जैसे वहां पंखा लगा होगा और उसके आगे जल कटोरे में भर के रख दीजिए, देखिए कि इस तरफ से हिलेगा। या ऊपर में पंखा चल रहा है, नीचे रख दीजिए तो उस जल में कुछ मूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। या आप कोई लकड़ी लेकर के उसको ऐसे से घुमा दीजिए तो जल में मूवमेंट आ जाएगा। तो कटोरे में जल में बिना बाह्य प्रभाव के कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो महासागरों को भी आप एक कटोरा मान लीजिए, वो भी एक कटोरा है, तो उसमें मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बाह्य कारक उस पर प्रभावी है। कोई बाह्य कारक है जो उसको गति प्रदान कर रहा है, उसके जल में जो है मूवमेंट ला रहा है। तो वो 6 प्रकार के बाह्य कारक हैं। उसमें पहला कारक है प्रचलित पवन। आप जानते हैं कि प्रचलित पवनें कुल 3 तरह की हैं। पहला व्यापारिक पवन, दूसरा पछुआ और तीसरा, बोलिए जल्दी बोलिए, ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। ये है कि साल भर एक दिशा में चलता है। अभी पढ़ा चुके हैं, इसीलिए आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए व्यापारिक पवन क्या है, तो साहब 23 डिग्री से लेकर भूमध्य रेखा तक चलती है दोनों ओर। तो वो जब पवन चलती है तो महासागर के ऊपर प्रभाव डालती है और जल की दिशा जो है 23.5 डिग्री से जो है वो भूमध्य रेखा की तरफ हो जाती है। अब इसमें कंफ्यूज करते होंगे ये वाला गर्म और ठंडा वाला, तो इसीलिए हमने शुरू में आपको बता दिया कि इसको पढ़ने के क्रम में आप ये ना मान लीजिए कि एकदम भूमध्य रेखा से गर्म जलधारा बहेगी किधर, ध्रुव की तरफ, और ध्रुव से वो बहती है, लेकिन उस बहाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं उसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्रचलित पवनें हैं, तो वो प्रचलित पवनें जो चलेंगी तो उसमें व्यापारिक पवनें जो चलेंगी वो भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर, तो वो जल जहां पर उसकी दिशा होगी वो जल को भी अपने साथ मूवमेंट देगी किधर, 23.5 डिग्री से भूमध्य रेखा। अब ये एक सामान्य नियम है, इस पर हर जगह ये लागू नहीं होगा, कहीं पर कोई दूसरा फैक्टर काम करेगा। तो कहां पर कौन फैक्टर काम करेगा, ये 6 का अध्ययन जब कर लेंगे और सम्मिलित रूप से जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि यहां पर कौन सा फैक्टर प्रभावी है। तो दूसरा है तापमान में भिन्नता। तो जहां पर तापमान अधिक है जल का, तो वो जल क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, उसकी सघनता कम हो जाएगी। और जहां पर तापमान कम है वहां पर सघनता बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो जरा। अगर आप बता देंगे तो हम समझ जाएंगे आपको। जहां पर तापमान अधिक है तो जल जो है विरल हो जाएगा, जहां पर तापमान कम है वहां जल सघन हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो धाराएं होंगी किस ओर चलेंगी, बोलिए। नहीं, भूमध्य रेखा और ये रेखा हम नहीं बोल रहे हैं, एक सिंपल सा प्रश्न है। नहीं, पूरब पश्चिम भी नहीं। एक जगह जल है जहां पर गर्म हो गया, तो गर्म होने के जगह पर वो जल का घनत्व कम हो गया, और दूसरी तरफ तापमान कम है तो घनत्व उसका बढ़ गया। तो ऐसी परिस्थिति में जल का गमन किधर होगा, गर्म जल की तरफ से या ठंडे जल की तरफ से? मैं ठंडा वाला से गर्म की तरफ, यहीं पर मिस कर गए ना।
अब क्या क्यों होगा? क्योंकि जब विरल हो जाएगा तो उसका स्तर ऊंचा हो जाएगा। किसका? जहां पर तापमान ज्यादा मिल रहा है, और जहां पर सघन होगा वहां पर थोड़ा नीचा हो जाएगा। तो इसलिए जहां पर तापमान अधिक है और जहां पर तापमान कम है, तो तापमान अधिक वाले से तापमान कम वाले की ओर जल बहेगा समुद्र। ये टेक्निक है पूर्ण करने की। यहाँ पर अच्छे अच्छे मिस करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इसका तुलना किससे कर ले रहे हैं? वायुमंडल से। तो वायुमंडल में प्रक्रिया दूसरा है मुन्ना भाई, और जल मंडल में दूसरा, महासागरीय जल में इसका जस्ट उल्टा है। इसीलिए शांत वे में हमने कहा कि बढ़िया से इसको समझिए और थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद है लवणता में अंतर, ठीक है। अब देखिए, जहां पर सागर में या महासागर में ज्यादा लवणता उत्पन्न होगी तो क्या होगा? लवणता जहां पर अधिक है और जहां पर कम है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ये हमें बताइए कि उस महासागर में जो जल का गमन होगा वो किस ओर होगा? अधिक लवणता से कम लवणता की ओर या कम लवणता से अधिक लवणता की ओर? अधिक लवणता से कम लवणता की। फिर यहाँ भी आप नहीं सर, सॉरी, मैं मिस कर गए। जहां पर बहुत से समझिए, जहां पर लवणता अधिक होगी उधर ही तो वहां पर का जो पानी होगा वो लवणता के भारीपन के वजह से नीचे चला जाएगा, ठीक है। लवणता में क्या होगा? उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब वो पानी भारी हो जाएगा। तो भारी हो जाएगा तो नीचे की ओर जाएगा। तो कम लवणता वाला जो जल होगा वो अधिक लवणता की तरफ गमन करेगा। तो ये फैक्टर काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? वाष्पीकरण, एवोपरेशन। अब देखिए, ये वाष्पीकरण और ये तापमान, ये दोनों अलग अलग चीजें आप मिला दिए थे, इसलिए गलती हुआ था, ठीक है। तापमान बढ़ा तो वो तापमान पर वाष्पीकरण तब होगा जब तापमान एक निश्चित सीमा पर पहुंचेगा, तब वेपोराइज होगा। तो तापमान बढ़ने पर यहां पर परिस्थितियां दूसरी है। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि वो तापमान इतना नहीं बढ़ा कि वहां पर का जल एवोपरेट कर गया। तब क्या होगा कि ये तापमान बढ़ा तो जल स्तर बढ़ गया, और जिसके वजह से अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जो है वो जल का गमन हो रहा है। लेकिन अगर तापमान इस सीमा तक बढ़ गया कि वाष्पीकृत हो गया, तो यहाँ प्रक्रिया दूसरी हो जाएगी। ये वाष्पीकरण जब हो गया जल का, तो फिर वहां पर जहां पर वाष्पीकृत हुआ है वहां पर जल स्तर नीचे चला जाएगा थोड़ा। तब क्या होगा कि जहां पर वाष्पीकरण नहीं हुआ है वहां से जल जो है जहां पर वाष्पीकरण हुआ है उस हो रहा है। तो ये दोनों को आप मिलाकर पढ़िए। किसको? तापमान को और तापमान को वाष्पीकरण, दोनों एक चीज नहीं है साहब, दोनों अलग अलग है। एक है कि तापमान बढ़ रहा है लेकिन इतना नहीं जिससे वो जल को वाष्पीकृत कर दे, तो वहां पर महासागरीय धाराओं में गमन का दिशा अलग होगा। और अलग क्या होगा कि अधिक तापमान से कम तापमान वाले की तरफ गमन होगा। लेकिन अगर तापमान वाष्पीकरण की सीमा तक पहुंच जाता है और जल को वाष्पीकृत कर देता है, तब उल्टा हो जाएगा। जहां पर वाष्पीकरण हुआ वहां पर जल आएगा कहां पर से? जहां पर वाष्पीकरण नहीं हो रहा है। कितनी खूबसूरत, ठीक है। इस ढंग से हम चाहते हैं कि आप समझते हुए चलिए, ताकि ये टॉपिक आपको बहुत दिनों तक और अस्थायी रूप से याद रहे। अब आ जाइए भूघूर्णन, अर्थ रोटेशन। तो अर्थ कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब की तरफ। थैंक यू। हाँ, एक बार याद करवा दिया तो आपको याद है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, इसका प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में अलग पड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में अलग। उत्तरी गोलार्ध में क्या कि अपने पूरब की ओर मुड़ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो जल होगा उस पर ये भूघूर्णन का प्रभाव पड़ेगा कि अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएगा हर जगह, और
दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, अपनी बाईं ओर हर जगह हो जाएगा। तो इस भूगर्भन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए तट रेखा की आकृति, ठीक है, जगह जगह जो है वो पवन की दिशा है और तट रेखा आ गई। तो तट रेखा से टकरा कर करके अब उसकी आकृति पर डिपेंड है। अगर सपाट है तो भी दाएं बाएं मुड़ जाएगा, अगर बीच में तट रेखा छिछला है तो फिर वो जल राशि जो है वो हर जगह घुस जाएगी और फिर आगे जाके मिल जाएगी। तो यहां पर तट रेखा पर और सभी फैक्टर्स काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से समुद्री जल में जो गमन होता है, जो मूवमेंट होता है जल का, उस पे बहुत सारे फैक्टर जो है एक साथ काम करते हैं और उसके वजह से धाराएं एक दिशा से दूसरी ओर चलती हैं। अब हम लोग को देखना ये है साहब कि हम लोगों के पास 3 महासागर हैं। कितने? 3। एक अटलांटिक ओशियन, दूसरा पैसिफिक ओशियन और तीसरा इंडियन ओशियन। तीनों में धाराएं चलती हैं और लगभग 10-12 धाराएं आपको सभी में पढ़नी है और उसी को हम लोग को याद रखना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैपिंग के आधार पर आप उसको समझिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम मैपिंग के साथ साथ उसको अलग अलग लिख भी देंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। थोड़ा क्लास लंबा होगा, घबराइए नहीं, अन्य ज्योग्राफी के क्लास से क्या चीज? भूमध्य रेखा से, अच्छा ये गलती हो गया, सॉरी। इसमें यहाँ गर्म धारा में भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर और यहाँ लिखने में हो जाता है, यहाँ जो है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर। हाँ, यहाँ लिख दीजिए ध्रुव से, सॉरी आप लोगों को पहले बोलना चाहिए था, ध्रुव से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आमतौर पे समान रूप से गर्म धाराएं जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती है और ठंडी धाराएं जो है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, लिखने में ये ह्यूमन एरर्स है, सबके साथ होता है, यहाँ भी हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पूरा क्लास चलने दीजिए। अब देखिए हम लोग जो अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है कि सभी ओशियंस का हम लोग अलग अलग लेंगे। जैसे सबसे पहले लेते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर की धारा, करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। इसमें देखिए कि
देखिए, आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए ये बता देना चाहते हैं कि है क्या, ताकि आप समझ जाइए। हमने ये जो लिखा है, ये क्या मानिएगा आप, ये जो डायग्राम बना है, बोलिए ये क्या है? ये जो नक्शा है ये क्या है? यहाँ आप इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, और ये क्या है? साउथ अमेरिका है। और यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये क्या है? एशिया का भाग है। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, समझ में आई? और इस यहाँ देखना चाहते हैं तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये कौन है? ये वाला भाग है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका ये वाला भाग है। उसी दोनों को मिला दीजिए तो बीच में जो है पैसिफिक ओशियन। ये जो नीचे वाला भाग है ये क्या है? यही पैसिफिक ओशियन। कौन? ये वाला। इतना समझ गए? ये बीच का, इधर हमने कॉन्टिनेंट को रखा है। अब देखिए साहब, इसमें बीच से जो है वो आपका ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य, ठीक है ना? ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। हमको इसी के इसके उत्तर में जो है, जो पैसिफिक ओशियन का भाग है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ हेमस्फीयर का पैसिफिक ओशियन। इसको बोलेंगे साउथ हेमस्फीयर का पैसिफिक ओशियन। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग को देखना ये है कि जो धाराएं हैं वो, जैसा कि हमने बताया, इसमें 2 पेन आपको लेंगे, एक रेड। तो रेड का मतलब ये होगा कि गर्म जलधारा। रेड का मतलब क्या होगा अगर ऐसे करेंगे तो? गर्म जलधारा। गर्म जलधारा। और अगर हम ग्रीन पेन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा ये ठंडी जलधारा। अब देखिए, पैसिफिक ओशियन के सबसे पहला जो सफर शुरू करते हैं वो ये कि इक्वेटर के ऊपर इस तरफ से इस तरफ कौन सा इलाका है? तो ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के बीच में मैक्सिको की खाड़ी है ना। तो मैक्सिको की खाड़ी के तरफ से उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं ये करंट उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो ये गर्म जलधारा है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर, आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि इक्वेटर पर जो भी जलधारा उत्पन्न होगा वो गर्म। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो है ये मैक्सिको से ही इस तरफ क्यों चल रहा है? सवाल है। तो अभी आपको पढ़ाया जो है पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी घूर्णन गति के कारण क्या होता है? पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगी धाराएं। तो पूरब के से जो है वो पश्चिम की तरफ धाराएं चल रही हैं। ऐसे पूरा राउंड लीजिएगा तो पूरब से पश्चिम की तरफ धाराएं चल रही हैं। अब देखिए, ये जो प्रशांत महासागर की जो ये जलधारा है उसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी विषुवतीय धारा। ये जो धारा है क्या है? उत्तरी, ये विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। तो हम इसको बोलेंगे उत्तरी विषुवतीय धारा, जो मैक्सिको की खाड़ी से किस तरफ चल रहा है? तो अमेरिका, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर में ये जो उत्तरी विषुवत धारा पड़ रही है वो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्व की ओर, यानी इस तरफ की ओर बह रही है। पहली फिलीपाइंस यहाँ पर द्वीप समूह, ये जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन है? फिलीपाइंस द्वीप समूह वहां है।
उसके बाद फिलीपाइंस द्वीप समूह में ये इस तरफ में मुड़ जाती है, ये आपका जापान का एरिया हो। तो यहाँ ये जलधारा जो कहलाती है, जापान की तरफ जो मुड़ती है, उसको किरोशियो जलधारा बोलते हैं। ये भी गर्म है, किरोशियो। यहां से मिलाती हुई चलिए, ये जापान यहाँ पर है, ठीक है। तो उस तरफ से यहां से ऐसे उभरी, ये ऐसे, तो यहाँ आएगी तो कहाँ आएगी, यहाँ टकराएगी, तो यहाँ से ऊपर की ओर मुड़ जाएगी टकराने के बाद। तो किरोशियो की जलधारा दूसरी हो गई है। अब देखिए कि तीसरा धारा जो होता है वो उत्तरी प्रशांत की धारा। तो फिर ये धारा जो है वो इस तरफ में मुड़ जाती है, यही धारा, ये भी गर्म जल धारा है। तो ये क्या हो गया, उत्तरी प्रशांत। ये हो गया उत्तरी विश्वतीय धारा, ये भी गर्म है। जापान में पहुंचा किरोशियो की धारा, वो भी गर्म है। फिर ये पृथ्वी के घूर्णन करती है। यहाँ पर कौन सा बल काम कर रहा है, पछुआ पवन का। तो पछुआ पवन इसकी दिशा जो है वो कैसे मोड़ दे रही है, तो पश्चिम से पूरब की। तो यही उत्तरी प्रशांत धारा के नाम से जानी गई, और जो क्या हुआ तो गर्म धारा के नाम से जानी। अब ये उत्तरी प्रशांत धारा का ही अगला जो दक्षिणी भाग है, वो चूंकि यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, तो इस तरफ में जो बहेगी तो इसी का धारा हो जाएगा ठंडा। क्योंकि ऊपर से आप पढ़े हैं कि ऊपर से जो धारा आएगी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये तो ऊपर से ना आ रही है, तो ये धारा क्या हो जाएगी, ठंडी। तो इसको हम लोग कैलिफोर्निया की धारा बोलेंगे। तो जो उत्तरी प्रशांत धारा होगा तो गर्म नहीं होगा। हाँ, कैलिफोर्निया की धारा। देखिए ये बह रहा है इस तरफ, तो गर्म है तो गर्म हो गया। अब इसकी दिशा क्या हो गई, उत्तर से दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध में। तो आप नियम पढ़े हैं ना कि ध्रुव से जो भूमध्य रेखा की तरफ आएगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा। तो यही धारा जो है कैलिफोर्निया तट पर पहुंची तो ये ठंडी हो गई। अब बात समझ में आई। अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 धारा आपने पढ़ा। अब देखिए अगला जो धारा है कि ऊपर में चले आइए कि 5वीं धारा जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, वहां पर कोलंबिया, ये जो है कोलंबिया का इलाका है। तो यहाँ पर अलास्का से होगा तो इसको कोलंबिया की धारा बोलेंगे, जो ऊपर ध्रुव की तरफ से आ रहा है, ठीक है, कोलंबिया की धारा। अब देखिए उसके बाद जो है वो छठी धारा जो है बेरिंग जल से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के तरफ, वो इस तरफ में है, माने जापान की तरफ जो है यहाँ आएगी। तो ये आयोशियो धारा कहलाएगी। क्या, आयोशियो धारा। और यही आकर के यहाँ किरोशियो से मिल जाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्लैंटक यहाँ पाया जाता है, जापान के पास मछली पाई जाती है। और एक और धारा है जो ये जो अकोष्टक की खाड़ी है उससे बहती है। तो ये धारा जो है आयोशियो में मिल जाती है। तो ये धारा क्या हो गई, अकोष्टक की धारा। तो इस तरीके से कुल 7 धाराएं हैं। 7 में 3 जो है आपको क्या हुआ, गर्म, और 4 जो है वो ठंडा। कौन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, सॉरी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। फिर हम दोहरा देंगे बाद में। अब साउथ पैसिफिक ओशियन में आते हैं कि दक्षिणी के तरफ क्या होता है। तो यहां आप गौर से देखिए कि यहां भी नीचे में क्या होगा कि दक्षिणी प्रशांत विश्वतीय गर्म धारा बहेगी, ये भी इस तरफ से, ये धारा हो गई दक्षिणी विषुवतीय धारा, है ना। अब देखिए ये धारा यहां आके टकराई,
तो चूंकि ये भूमध्य रेखा से इस साइड में बढ़ा, तो ये ऑस्ट्रेलिया धारा कहलाएगी, यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। तो ये भी गर्म हुई। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के इस साइड से, यानी क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका के तरफ से एक धारा बहेगी नीचे से, तो ये इस तरफ से जो आएगी वो ठंडी जलधारा होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दक्षिणी प्रशांत धारा। इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी प्रशांत धारा। प्रशांत धारा। अब देखिए ये साउथ अमेरिका आप देख रहे हैं, यानी ये वाला भाग इधर गया, ये तो यहां पर यही नीचे से धारा आ रही है, तो ये भी ठंडी होगी। तो इसी को क्या बोलेंगे? पेरू की धारा। ये भी ठंडी जल धारा, पेरू की धारा। हाँ। तो इस तरीके से आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये सब धाराएं उत्पन्न होती है। तो अब देखिए यहाँ पर आप डायग्राम के हिसाब से समझ लिए। अब इसको हम अलग लिख भी देते हैं ताकि कौन धारा ठंडी है कौन गर्म है वो कम से कम आपको स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं किस चीज का? तो उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा। अब देखिए क्रम से आप डायरेक्शन समझ गए हैं, तो देखिए सबसे पहले किसको लिखेंगे? उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा। तो ये क्या है बोलिए? तो गर्म है ना। उसके बाद जापान के तरफ आ जाइए तो क्या हो गया? यूरोशियो धारा। ये भी क्या हो जाएगा? गर्म है। उसके बाद फिर ये मुड़ गया तो क्या हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत धारा, उत्तरी प्रशांत धारा। तो ये भी क्या हो गया? गर्म है। अब उसके बाद आ जाइए इस साइड में, कैलिफोर्निया। तो अमेरिका में चला गया एक ही धारा, माने मूवमेंट कर रहा है। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि नहीं? दिमाग में बैठाइए। यस सर। तो चौथा क्या है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की धारा। ये क्या है? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा है। अब ये एक चक्र पूरा हो गया, माने जो इक्वेटर से मामला चल रहा था वो पूरा हो गया। अब नॉर्थ पोल से आई है, तो यहां से जो एक निकल रहा है वो कोलंबिया की धारा है। ये कौन सा जल डमरूमद है बोलिए? ये स्टेट कौन सा है? जो अलास्का को जोड़ता है, अमेरिकी प्रांत अलास्का को रूस के साथ जोड़ता है। यहां पर देख रहे हैं ये स्टेट नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा स्टेट कहलाता है? बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि से जो निकला वो क्या हो गया? कोलंबिया धारा। ये क्या हुआ? ठंडी। फिर यही कोलंबिया धारा का एक दूसरा पार्ट है जो क्या कहलाता है? आयोशियो। आयोशियो। ये क्या हो गया? तो ये भी ठंडी हो गई। अब देखिए यहाँ पर हैवी कंफ्यूजन है कि आयोशियो और क्यूरोशियो। तो आयोशियो ठंडी है और क्यूरोशियो गर्म है, और यही यहाँ पर मिलता है ना, तो प्लैंटन का निर्माण होता है। इसलिए जापान में मछली सबसे ज्यादा पकड़ी जाती है। अब उसके बाद देखिए एक ये अखोष्टक की खाड़ी है, तो यहां से एक निकलता है जिसको बोलते हैं अखोष्टक धारा, और ये मिल जाती है आयोशियो में। अखोष्टक मिलके कहाँ? आयोशियो में मिल जाती है, और फिर ये आकर के क्यूरोशियो में मिलती है।
तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हुआ, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। अब आइए इस पे दक्षिणी प्रशांत महासागर का, ठीक है, तो इसको यहां पे लिख देते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा, तो इसमें भी यहां से उठाते हैं। पहला कौन हो गया, दक्षिणी विषुवतीय धारा, है ना, दक्षिणी विषुवतीय धारा। तो ये क्या हो गया साहब, तो गर्म है। उसके बाद क्या हो गया दूसरा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये भी क्या हो गया, तो गर्म हो गया। अब देखिए दो गर्म हो गया, और दक्षिणी प्रशांत धारा इसमें क्या हो जाएगा, ठंडा। क्यों, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका है, तो उधर से आ रही है, तो दक्षिणी प्रशांत धारा क्या हो जाएगी, ठंडी। और यही धारा साउथ अमेरिका में पेरू तट पर चला जाता है, तो वो पेरू धारा कहलाएगी। तो पेरू धारा क्या हो जाएगा, तो बस यही तो याद रखना। इस मैप को अगर दिमाग में आप बैठा लिए तो आपको धारा पर पूरा पूरा कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए, और उसके बाद हम अटलांटिक ओशियन की धाराओं पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैप गलत ये हुआ, लेकिन फिर भी समझने के लिए है, हैं? हाँ, हो गया, जल्दीबाजी में उतना चलता है। उसको मिटाएं, इसको मिटाएं ना साहब। यस सर। अटलांटिक महासागर की धारा, करंट ऑफ अटलांटिक ओशन। इसमें भी हम लोग मैपिंग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो ऊपर वाला इलाका है, एक ये हो गया, इसको पकड़िए क्या क्या है, जल्दीबाजी में मैप हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, अफ्रीका, और ये क्या हो गया, एशिया। यूरोप में हुआ। अरे अफ्रीका हो गया तो यूरोप में बोलेगा दोस्तों, ठीक है। और इधर क्या हो गया आपको, तो ये ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका हो गया,
और ये हाँ, साउथ अमेरिका, है ना। अब देखिए ये जो तट है नॉर्थ अमेरिका, वो कौन सा तट है, पूर्वी या पश्चिमी? तो ये ईस्ट भाग हो गया, इसका भी क्या हो गया, ये ईस्ट। वहां वेस्ट इसका पड़ रहे थे, इसका यूरोप का क्या हो जाएगा, वेस्ट, और यूरोप का ये सॉरी अफ्रीका का ये वेस्ट। अब देखिए कि इसमें हम इक्वेटर ये करते हैं, तो थोड़ा सा मैपिंग में ये हो गया है, लेकिन फिर भी ठीक ही है। ये आपको इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा। अब देखिए यहां से हम लोग चलते हैं जैसे उसमें चले थे कि ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो अटलांटिक ओशियन हो गया, भूमध्य रेखा के नीचे वाला अटलांटिक ओशियन हो गया। तब भूमध्य रेखा के ऊपर में यहाँ भी वही पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिशा यहाँ ये होगा, तो क्या होगा, ये अफ्रीका के गिनी तट से शुरू होगा। यहाँ पर भैया गिनी तट है, तो इस ढंग से ये धारा एक चलेगी। तो धारा चलेगी तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी विषुवतीय गर्म जल धारा। उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा, ये पहला आपका हो गया। उसके बाद दूसरा कि यहाँ पर ब्राजील है ना, तो ब्राजील से ये टकराता है और टकरा करके 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा। एक शाखा तो नीचे चलाएगा, ठीक है, और दूसरी शाखा जो है वो इसके ऊपर में चला जाएगा। तो दूसरी शाखा जो इसके ऊपर जाएगा उसको अटाइलस धारा बोलेंगे। ये भी गर्म जल धारा, अटाइलस धारा, ठीक है। अब इसके बाद ये चला जाएगा ऊपर में, यानी साउथ अमेरिका से फिर मध्य अमेरिका में। ये जो इलाका है मध्य अमेरिका का है, तो यहाँ ये फ्लोरिडा का तट है, तो ये फ्लोरिडा धारा कहलाएगा। फ्लोरिडा धारा ये भी गर्म है। और उसके बाद यही धारा इस साइड से निकलेगा, तो इसी को हम लोग गल्फ स्ट्रीम की धारा बोलते हैं, जो गर्म है। और फिर ये धारा जब आगे बढ़ेगी तो इसी को हम लोग उत्तरी अटलांटिक धारा बोलेंगे। उत्तरी अटलांटिक धारा, और ये फिर 2 भाग में बढ़ जाती है, एक नॉर्वे की तरफ चली जाती है और एक जो है वो यूरोप की तरफ चली जाती है। तो ऊपर चूंकि जा रही, सॉरी, इसलिए नॉर्वे की धारा कहलाई, ठीक है, और नीचे की ओर जा रही है तो ये भी गर्म है इस तरफ, तो ये जो है वो गल्फ स्ट्रीम कहलाई। और इसी की एक धारा है जो अफ्रीका के कनारी की तरफ चली आती है, तो जो कि ऊपर से आ रही है, ये अफ्रीका का भाग है, इसको कनारी की धारा, ये ठंडी जल धारा, कनारी की धारा। अब देखिए ऊपर से भी 2 धाराएं आ रही है, एक इस तरफ से, ये कौन है, ग्रीनलैंड है डेनमार्क का, तो इधर से जो धारा आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। और एक इस तरफ से आ रही है जिसको लैब्राडोर की धारा हम लोग बोलते हैं, लैब्राडोर की धारा। तो देखिए यही लैब्राडोर की धारा उत्तरी अटलांटिक से माने मिलेगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गल्फ स्ट्रीम से जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पर प्लैंटर का निर्माण करती है ये एरिया, एक जापान में हो रहा था और एक यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब इसी ढंग से देखिए तो दक्षिणी अटलांटिक ओशियंस में आपको धारा है
तो ये इस तरफ से बह रही है, यानी अफ्रीका से यहाँ, तो ये दक्षिणी विषुवतीय धारा कहलाएगी, दक्षिणी विषुवतीय धारा। अब देखिए यहाँ टकरा करके ये ब्राजील की तरफ मुड़ती है, तो ये भी गर्म धारा है, ब्राजील धारा कहलाती है। अब यहां से ये एक धारा आती है नीचे से, यानी अंटार्कटिका से, तो वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक इस तरफ में बढ़ती है, एक इस तरफ में बढ़ती है। ऊपर वाले को बोलेंगे फॉकलैंड की धारा। यहाँ पर फॉकलैंड जो है एक द्वीप है दक्षिणी अमेरिका में, और इसको बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा। और फिर यही धारा यहां चल जाता है, यानी अफ्रीका की तरफ, इसी को हम लोग बोलते हैं वेनेजुएला की धारा, वेनेजुएला की, यहाँ पर कंट्री है वेनेजुएला की। तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका में सारी धाराओं के बारे में, अब इसको भी लिख देते हैं तो आपको बाइफरकेट हो जाएगा, है ना। तो अब फिर आप गौर से ध्यान दीजिए इस पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा। इसमें नंबरिंग से याद करते चलिए। पहला हो गया उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा, तो उत्तरी विषुवतीय धारा ये क्या है, तो गर्म है। अब दूसरे नंबर पर अटाइल्स धारा, अटाइल्स हो गया, ये भी क्या हो गया, तो गर्म है। तीसरे पर क्या हो गया, फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा की धारा भी क्या है, तो गर्म है। चौथे पर गल्फ स्ट्रीम, ये भी क्या है, तो गर्म है। पांचवें पर उत्तरी अटलांटिक धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा ये भी क्या है, तो गर्म है। फिर उसके बाद नॉर्वे धारा छठा में, ये भी क्या है, तो गर्म है। इतना गर्म हो गया। अब ठंडे पर आइए, तो कनारी का ठंडा हो गया। उसके बाद पूर्वी ग्रीनलैंड धारा क्या हो गया, ठंडा हो गया। सब दिमाग में बैठाइए। उसके बाद लास्ट क्या बच गया, लैब्राडोर, तो ये भी क्या हो गया, ठंडा। अब उसके बाद दक्षिणी विषुवतीय धारा में आते हैं। दक्षिणी विषुवतीय धारा, तो इसमें सबसे पहले आइए दक्षिणी विषुवतीय धारा खुद हो गया, सॉरी दक्षिणी विषुवतीय धारा खुद ही होगा, दक्षिणी अटलांटिक धारा। हम लोग दक्षिणी अटलांटिक धारा ना पढ़ रहे हैं, अब उसमें दक्षिणी विषुवतीय धारा ये क्या हो गया, तो गर्म। फिर यही ब्राजील में कन्वर्ट कर गया, तो ब्राजील धारा क्या हो गया, गर्म, है ना। अब उसके बाद इधर से आ गया दक्षिणी अटलांटिक धारा का एक रूप ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, फॉकलैंड, तो फॉकलैंड की धारा क्या हो गया, ठंडी। और उसके बाद चौथा में दक्षिणी अटलांटिक क्या हो गया, तो ये भी सॉरी अटलांटिक ये भी ठंडी। और लास्ट में पांचवा वेनेजुएला, ये भी। इस तरीके से ये सारी महासागरीय धाराएं हैं जो आपको जानना था। हिंद महासागर में धाराएं तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि मौसमी जलवायु का प्रदेश है, तो वहाँ की परिस्थितियाँ दूसरी रहती। तो महासागरीय धारा में यही दो महासागरों की धाराओं का ये सारा चीज
आपको जानना था। हम समझते हैं कि आपको अच्छे ढंग से हम समझाने में सफल रहे हैं। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे तो ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत। अच्छा टाइम